नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड भर्ती जिसका पेपर 1 आपका 29 तारीख को है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है मैराथन क्लास आपके सामने लेकर आए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा और जहां डिटेल की आवश्यकता होगी वहीं डिटेल से हम सोल्यूशन देखेंगे। बाकी हम डिटेल से 70 से ज्यादा क्लासें ले चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे, उत्तर देखेंगे। जहां डिटेल की आवश्यकता होगी वहां हम डिटेल से जो है पूरा जानेंगे। तो आप जो है पूरा वीडियो जरूर देखें, 2 की स्पीड से जरूर देख सकते हो आप। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कर्पस वर्णी यानी कि काले रंग के, कर्पस वर्णी मतलब काले रंग के मर्द भांड कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका गणेश्वर सभ्यता स्थल है वहां से जो है आपके कर्पस वर्णी या फिर काले रंग के मर्द भांड मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। गणेश्वर आपको पता है ये सीकर जिले में है और वर्तमान के हिसाब से देखें तो नीम का थाना में है। ठीक है, बाकी आहड़ जो है आपकी कहां पर है, आहड़ उदयपुर में है और यहाँ पर जो है आपके जो है 8 स्तरों में खुदाई हुई है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कालीबंगा में 5 स्तरों पर खुदाई हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सभ्यता में लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो मृतकों को आभूषणों के साथ आहड़, ऐसे आभूषण और ऐसे आहड़, ध्यान रखना। ठीक है, डिटेल से अपन बहुत पढ़ चुके हैं, हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाने वाली सभ्यता है आपकी आहड़ सभ्यता। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा पर जाता है अपना सबका जो है विचार। जैसे ही आता है ना कि मृतकों को आभूषणों के संग किस सभ्यता में दफनाते थे, तो ज्यादातर कालीबंगा सोचते हैं, जबकि उत्तर होगा आपका आहड़। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने में बड़े मर्द भांडों को गोरे व कोठे कहा जाता था। तो गोरे व कोठे अनाज रखने के बड़े मर्द भांड होते थे और ये भी आपके कहां से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस सभ्यता स्थल से तांबे के उपकरण सर्वाधिक 99% शुद्ध मिले हैं। तो आपको पता है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, उत्तर हो जाएगा आपका गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, डिटेल जहां जरूरत होगी आगे जैसे पॉलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे वहां डिटेल से भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर है किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई व छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रंगाई व छपाई उद्योग जो है विकसित होने का अनुमान किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से जो लग रहा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका आहड़ सभ्यता। ठीक है, रंगाई छपाई उद्योग आहड़ इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है तो आप जो जरूर ध्यान रखें इनको। फिर क्वेश्चन नंबर 6। किस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग वो भी आहड़। ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो है सबसे जो बड़ा जो मतलब नोट्स में भी सबसे बड़ी क्या होती है, आहड़ सभ्यता ही लिखी जाती है। तो आहड़ सभ्यता में क्या है, धूप में सुखाई हुई ईंटों का व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता से कितने स्तर का उत्खनन कार्य किया गया है। मैं पहले ही बता चुका, ऐसे आहड़ और ऐसे 8। कालीबंगा से कितने का, 5 स्तरों का। ठीक है, ये चीजें अपन पहले बहुत जो है आराम से डिटेल से जान चुके। फिर कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है। तो कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। ठीक है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है क्या, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सभ्यता स्थल से गाय के मुख वाले प्याले, ध्यान रखना, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा। अब आपको इन जो है चारों में से कई बार एक ही पूछ लेते हैं कि किस जो सभ्यता स्थल से गाय के मुख वाला प्याला मिला है, या किस सभ्यता स्थल से तांबे का बेल मिला है, या कांसे का दर्पण मिला है, या जो है हाथी दांत का कंगा मिला है। तो ये चारों नाम ध्यान रखना और उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस सभ्यता को ताम्र संचयी कहा जाता है। तो ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है आपको गणेश्वर सभ्यता को। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। भगवानपुरा व रोजड़ी स्थल इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। भगवानपुरा व रोजड़ी स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो आहड़ से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भगवानपुरा और रोजड़ी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है। तो ये आहड़ से संबंधित है। नाम ध्यान रखना, रोजड़ी। रोजड़ी हम कई बार हड़प्पा से संबंधित समझ लेते हैं, लेकिन रोजड़ी भी कहां से संबंधित है, आपका आहड़ से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा 5 स्तरों का उत्खनन हुआ, बिल्कुल। आहड़ से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले, बिल्कुल।
कालीबंगा 5 और आड़ 8, ये तो भूलना ही मत आप, ठीक है। फिर कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी दिशा याद रख लेना, दक्षिण पूर्व दिशा में जूता हुआ खेत मिला है, बिल्कुल सही। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य से कालीबंगा से, और किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो तीनों ही सही है इसमें। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आड़ सभ्यता जो उत्खनन है उससे संबंधित कौन कौन है, तो इसका डायरेक्ट नाम याद रख लेना। सबसे पहले अक्ष कीर्ति व्यास, ये भी आड़ से संबंधित है, ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल, इनको कहते हैं आरसी अग्रवाल, क्या कहते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल, ये भी आड़ से संबंधित है, ठीक है। फिर देखो, ठीक है, अक्ष कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, इनके अलावा वीएन मिश्र और एसडी सांकलिया, ये सारे के सारे, ठीक है, ऊपर देख चुके आरसी अग्रवाल, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास और वीएन मिश्र और एसडी सांकलिया, ये सारे के सारे आपके आड़ सभ्यता से क्या है, संबंधित हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जो वस्तु आड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं का ध्यान नहीं रखना है अपने को, यह रखना है कि कौन कौन सी चीजें आड़ से संबंधित है। लेपिस लाजुली, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, आड़ से संबंधित है, ध्यान रखना। लेपिस लाजुली जो है आपका आड़ से संबंधित है। तांबे की वस्तुएं भी आड़ में मिली है, गणेश्वर में तो मिली है, लेकिन आड़ में भी तांबे की वस्तुएं मिली है। चावल के दाने, ये चावल नहीं है, चावल है। चावल के दाने भी कहां से मिले हैं, आड़ से मिले हैं, तो ये ध्यान रखना आप। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ऑप्शन नंबर 1, लेपिस लाजुली कहां से मिली है, आपकी आड़ से मिली है, ठीक है। चित्रित मर्दभांड जो है वो आड़ से नहीं मिले हैं, तो लेपिस लाजुली आपकी आड़ से मिली है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से लोक देवता ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था, तो मारवाड़ से संबंधित है आपके मलिनाथ जी, तो उत्तर हो जाएगा मलिनाथ जी। तो ध्यान रखना, देखो उत्तर लगाए हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो जानने को मिल रहे हैं ना आपको। तो मलिनाथ जी ने जो है मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 ईस्वी में एक वृहत कीर्तन का आयोजन करवाया था, इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है। अब देखो आगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है कि वहां मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा, इस बात के आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि शिव जी का अवतार किसको माना जाता है, शिव जी का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है, कमेंट जरूर करें। शिव जी का अवतार किसको माना जाता है, यह सबसे मेन क्वेश्चन है कि शिव जी का अवतार किसको माना जाता है। फिर जिंदराव खिंची से लड़ते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, बिल्कुल जिंदराव खिंची है, उनसे लड़ते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, तो दोनों सही है। तो मैं नहीं, ध्यान रखना, जिंदराव खिंची से लड़ते हुए पाबूजी किसको प्राप्त हुए, वीर गति को। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बुरा बेंगटी गांव किस लोक देवता का जन्म स्थल है, तो उत्तर होगा आपका हड़बूजी। देखो उत्तर भी गलत लगाया हुआ है, तो आप ये मत सोचना सारे उत्तर सही लगाए हुए हैं। तो बेंगटी गांव आपका हड़बूजी से संबंधित है, नागौर में। ये बेंगटी गांव कहां पर है, नागौर में, ठीक है। नागौर का बेंगटी गांव जो है आपका किससे संबंधित है, हड़बूजी से। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये काम जो है ना बेंगटी गांव, ये सॉरी नागौर में नहीं, ये जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, देवनारायण जी से संबंधित निम्नलिखित जो स्थल है उनमें से असंगत बताओ, ठीक है। सबसे पहले गोठ दड़ावता, ये आपका आसिंद भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गोठा दड़ावता है वो जो है देवनारायण जी से संबंधित है, गुजरों के आराध्य देव हैं। देवमाली जो वर्तमान में चर्चा में भी है, ये ब्यावर अजमेर में है, ये भी जो है किससे संबंधित है, देवनारायण जी से। देवधाम ये जोधपुर या टोंक में स्थित है, ये भी देवनारायण जी से संबंधित है। देव डूंगरी आपका है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, तो इसका ध्यान रखें, ये भी देव जी से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है, रामदेव जी और पाबूजी की फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वह कौन सा है, तो अपने को यह तो पता है रावण हत्या का प्रयोग होता है, किसका, रावण हत्या का प्रयोग होता है। लेकिन रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्या जो है आपका तत्व वाद्य यंत्र है। तत् का मतलब होगा जिसमें तार हो, क्या हो, जिसमें तार हो। तो रामदेव जी और पाबूजी की फड़ वाचन होती है रावणता से, और रावणता जो है आपका तत्ववाद्य यंत्र है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट रावणता दे देता तो आपको उत्तर आ जाता, लेकिन प्रकार पूछ लिया, तो रावणता क्या है, आपका तत्ववाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, बिराटिया खुर्द और सुरता खेड़ा किस लोक देवता के मंदिर हैं, तो जो बिराटिया खुर्द और सुरता खेड़ा है वहां पर आपके रामदेव जी के मंदिर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 21, गायों की रक्षा
में अपने प्राण देने वाले लोक देवताओं का समूह कौन सा है? तो देखो, गोगा जी ने भी दिया था, पनराज जी ने, बिग्गा जी ने, तेजा जी ने और पाबू जी ने। सभी के सभी लोक देवताओं ने गायों की रक्षा हेतु प्राण न्यौछावर किए थे, ध्यान रखना। गोगा जी, पनराज जी, तेजा जी, बिग्गा जी और पाबू जी सबने जो है गो रक्षार्थ क्या है, जो है प्राणों का बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को बाटी खत्री या बाती खत्री, क्या बाती खत्री या बाटी खत्री भी कहते हैं, किस लोक देवता को बाटी खत्री कहते हैं? तो उत्तर होगा आपका वीर कल्ला जी राठौड़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वैसे ये 23वां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन लोक देवियों से आया हुआ है। ठीक है, भरतपुर अपने जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन लोक देवियां सिलेबस में। ठीक है, तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी कौन है? तो राज राजेश्वरी माता, ध्यान रखना, राज राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट राजवंश की क्या है? कुल देवी हैं। अगला क्वेश्चन, किन देवियों के मंदिर को क्रमशः मठ व बडेर कहते हैं? तो बडेर आपको पता है आई माता के मंदिर को कहते हैं। किसको? आई माता का मंदिर बडेर कहलाता है, और इसको दरगाह भी कहते हैं, ध्यान रखना, दरगाह भी कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं और बडेर भी कहते हैं, और मठ कहते हैं आपका करणी माता के मंदिर को। किसको? करणी माता के मंदिर को। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, करणी माता व आई माता। करणी माता के मंदिर को मठ और आई माता के मंदिर को बडेर व दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 25। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, और जो इनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। ध्यान रखना, आराध्य देवी है चामुंडा माता और कुल देवी है नागणेची माता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है और राजस्थानी साहित्य में इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है? दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला मधुमक्खियों की देवी, और दूसरा जो है राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है? तो उत्तर होगा जीण माता। जीण माता है आपकी रेवासा सीकर में। ठीक है, कहां पर? रेवासा सीकर में। तो ध्यान रखना, मधुमक्खियों की देवी भी जीण माता को कहते हैं, और सबसे लंबा जो गीत है वो भी किसका है? जीण माता का। क्वेश्चन नंबर 27, धौलागढ़ देवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो उत्तर होगा आपका अलवर में। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है अलवर में। अब जो है आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, और क्वेश्चन आ रहे हैं आपके राजनीति से। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। सबसे पहले ध्यान रखना आपको सत्य कथन का भी, कि किसी भी एक्ट की जो है स्वयं की एक प्रस्तावना थी, मतलब यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, इस एक्ट की, यहां लिखो इस एक्ट की स्वयं की एक प्रस्तावना थी, तो बिल्कुल सही है। जो ये भारत शासन अधिनियम 1919 था ना, इसकी खुद की एक प्रस्तावना थी, जिसमें जो है उल्लेख था कि क्या क्या आपका जो है इस अधिनियम में आने वाला है। फिर इस अधिनियम में 47 धाराएं व 2 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में 47 तो धाराएं और 2 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर है आपका, इस अधिनियम में भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले 15 थी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या, और इस अधिनियम में क्या कर दी? 8 से 12 कर दी। कितनी? 8 से 12, मतलब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर सकते हो भारत परिषद में सदस्य। तो पहले कितनी थी? 15 थी इस अधिनियम से पहले, लेकिन इसमें घटा दी, बढ़ाई नहीं है, घटा दी। 15 से कितनी कर दी? 8 न्यूनतम या 12 अधिकतम कर सकते हो, मतलब 8 से 12 तक रख सकते हो आप, लेकिन 15 से कम कर दी, तो उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। फिर भारत सचिव व परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित कर दिया, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, जो भारत परिषद और भारत सचिव है उन पर जो खर्च होता था वो भारतीय बजट पर जो है भारित होता था, लेकिन 1919 अधिनियम के बाद में जो है भारत सचिव व परिषद पर जो होने वाला खर्च है वो ब्रिटिश बजट पर जो है भारित कर दिया। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इस क्लास का उद्देश्य क्वेश्चन आंसर करना नहीं है, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी लास्ट के कुछ घंटों में प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त, नाम ध्यान रखना, भारतीय उच्चायुक्त जिनको हाई कमिश्नर भी कहते थे, के पद का गठन किया गया। तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त जो है उसका पद का गठन कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। तो इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई थी? तो उत्तर ध्यान रखना, विलियम स्टीवंस मेयर की। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसमें भारतीय उच्चायुक्त पद की जो क्या की गई, घोषणा की गई, जिसको हाई कमिश्नर भी कहते थे, जिसका कार्यकाल भी ध्यान रख लेना 6 वर्ष होता था, और इसका जो है जो प्रथम व्यक्ति जो इस पर नियुक्त हुआ था उसका नाम था विलियम स्टीवंस मेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बोल रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन बताना है।
सबसे पहला सत्य कथन जान लो, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधानसभा या फिर तो विधायिका है 1919 में, और प्रांतों में द्विसदन कब हुआ? प्रांतों में द्विसदन हुआ 1935 में। प्रांतों में द्विसदन कब हुआ लागू? 1935 अधिनियम में, ठीक है। एक होता प्रांतों में द्वैध शासन, ये अलग चीज है। प्रांतों में द्वैध शासन में उल्टा है, प्रांतों में द्वैध शासन आपका जो है लगा 1919 में, और केंद्र में द्वैध शासन किसमें? केंद्र में द्वैध शासन कब लगा? केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन आपका लगा 1935 में। तो दोनों चीजें अलग है। देखो सबसे पहला जो द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका है वो केंद्र में कब लगी? तो केंद्र में लगी 1919 में, ठीक है। प्रांतों में द्विसदनीय जो है विधायिका कब लगी? 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन कब लगा? 1935 में, और प्रांतों में द्वैध शासन लगा 1919 में। फिर केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया, तो गलत है। 5 वर्ष जो है आपका उच्च सदन का तय किया गया। कब? 1919 अधिनियम की बात हो रही है। उच्च सदन का 5 वर्ष और निम्न सदन का, किसका? निम्न सदन का, निम्न सदन का जो है आपका किया गया 3 वर्ष। निम्न सदन का कितना किया गया? 3 वर्ष किया गया। तो ध्यान रखना, उच्च सदन का तो 5 वर्ष और निम्न सदन का 3 वर्ष जो है कार्यकाल जो है निर्धारित किया गया, ठीक है। फिर केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन की सदस्य संख्या 60 थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उच्च सदन कौन सा होता था? वहां पर देखो उच्च सदन का नाम होता था आपका विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा होता था उच्च सदन, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये उच्च सदन होता था। निम्न सदन को कहते थे राज्य परिषद। क्या कहते थे? राज्य परिषद। और इसका जो है नाम होता था हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता था? नहीं सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट होता था, गलती से बोल दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे इसको। ये होता था निम्न सदन। तो इस जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य परिषद, इसका कार्यकाल होता था जो है आपका निम्न सदन का 3 वर्ष और विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इसका 5 वर्ष। किसके अनुसार? 1919 अधिनियम के अनुसार। और इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 60 थी। फिर एक केंद्रीय विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, उसमें 26 सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय विधानसभा है मतलब उच्च सदन है आपका, इसमें कितने? 26 सरकारी सदस्य क्या किए जाते थे? 26 जो सरकारी सदस्य क्या किए जाते थे? आपके मनोनीत किए जाते थे। ध्यान रखना, ठीक है। राज्य परिषद में जो है आपके कितने सदस्य? राज्य परिषद में आपके जो है 20 सरकारी सदस्य क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर से जो है सीटें दी हुई है, इधर प्रांत दिए हुए हैं, इधर कुल आवंटित सीटें राज्य परिषद में 1919 अधिनियम के तहत। यह भी आपको जो है ध्यान होनी चाहिए। मद्रास में आपकी 5 सीटें थी, ध्यान रखना, ठीक है। बॉम्बे में आपकी 6 सीटें थी, ठीक है। बिहार व उड़ीसा में आपकी 3 सीटें थी, ठीक है। और मध्य प्रांत में आपकी कितने? 1 सीट थी, ध्यान रखना। तो मद्रास में 5 सीट, बॉम्बे में 6 सीट, उड़ीसा व बिहार में 3 सीट और मध्य प्रांत से 1 सीट जो है इसको जो है राज्य परिषद को दी गई। क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करो। सबसे पहला है कि इस विधेयक द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया, बिल्कुल सही है। जिसके अंतर्गत केंद्रीय विषय में कुल 50 और प्रांतीय विषय में 46 विषय शामिल थे। तो उल्टा लिख दिया इन्होंने। क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। जो आपके केंद्रीय विषय थे ना उसमें तो थे कितने? 46 विषय, और जो प्रांतीय विषय थे उसमें थे आपके 50 विषय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है कि 1919 अधिनियम में केंद्रीय विषय में कितने थे? 46 विषय थे और प्रांतीय विषयों में ज्यादा थे, कितने? 50 थे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया इन्होंने। फिर इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में अंशतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। प्रांतों में अंशतः उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। तो मेन ध्यान रखना कि केंद्रीय विषय कितने थे? 1919 अधिनियम में 46 और प्रांतीय विषय कितने थे? 50 थे। फिर जो आपका आता है अगला कथन कि प्रांतीय विषय में 28 विषय संरक्षित थे, बिल्कुल नहीं। आपको पता है प्रांतीय विषय कितने थे? 50 थे, जिसमें से जो है 28 विषय आपके क्या थे? हस्तांतरित थे, हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषय कितने थे? 28, और संरक्षित कितने थे? बचे हुए, यानी कि 22 विषय क्या थे? संरक्षित थे। तो ये भी आपको ध्यान
रखना है। स्थानांतरित कितने 28 और संरक्षित कितने 22। फिर इस अधिनियम द्वारा 1926 में एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1919 अधिनियम के तहत 1926 में एक संघीय लोक सेवा आयोग, जिस जैसे अपने अभी यूपीएससी है उस हिसाब से जो एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया 1926 में। अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 33। 1919 के भारत शासन अधिनियम को किसने बेड़ियों का नया जाल कहा? तो बेड़ियों का नया जाल जो है 1919 अधिनियम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ध्यान रखना, बेड़ियों का नया जाल किस अधिनियम को कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 को। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन देखो। सबसे पहला ऊपर अपन देख चुके हैं, जो ऊपर जो 1919 अधिनियम था ना, उसमें क्या था? उसमें आपकी 47 धाराएं थी। कितनी थी? 47 धाराएं, और 2 आपकी क्या थी? अनुसूची। 2 कितनी क्या थी? अनुसूची। अब बात 1935 अधिनियम की करें तो उसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 321 तो धाराएं और 10 कितनी थी? अनुसूचियां। तो दोनों ध्यान रखना, 1919 अधिनियम में 47 धाराएं 2 अनुसूची, और जो है 1935 अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। फिर बात आती है आपकी दूसरे कथन की। इस अधिनियम यानी 1935 अधिनियम द्वारा भारत परिषद का विघटन कर दिया गया। बिल्कुल सही है। भारत परिषद का विघटन कौन से अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। और 1919 अधिनियम में क्या किया था? सदस्यों की संख्या में कमी करी थी। सदस्यों की संख्या में कमी, और कमी अभी ऊपर बात कर चुके, कितनी की थी? कितनी की थी? 15 से जो है न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी थी। तो 1935 अधिनियम में तो भारत परिषद को क्या है? विघटित ही कर दिया था, बंद ही कर दिया था। फिर इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर एक भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। तो ध्यान रखना, जो 1935 अधिनियम है इसमें भारतीय संघ, या फिर हम कह सकते हैं अखिल भारतीय संघ, क्या? अखिल भारतीय संघ की जो है अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। हालांकि ये बना नहीं, अखिल भारतीय संघ कभी बना नहीं। और इसमें कौन शामिल थे? ब्रिटिश प्रांत और जो है देशी रियासतें शामिल थी। तो अखिल भारतीय संघ की जो है परिकल्पना कौन से अधिनियम में की गई? 1935 में। लेकिन ये बना नहीं। एक नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल भी कहते हैं इसको, नरेश मंडल, इसकी स्थापना 1919 अधिनियम के तहत की गई। तो 1919 अधिनियम में नरेश मंडल और 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संघीय विधायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला, संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। तो बिल्कुल गलत। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्य परिषद कहते हैं, ऊपर ही हम पढ़कर आए, राज्य परिषद था निम्न सदन। राज्य परिषद कौन सा था? निम्न सदन था, उच्च सदन नहीं था, निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा था? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसको विधान परिषद भी कहते थे, असेंबली या फिर कह सकते हो विधान परिषद, ये था उच्च सदन। ठीक है, उल्टा सिस्टम था। आजकल विधानसभा तो क्या होती है आपकी? निम्न सदन होती है, लेकिन उस टाइम उच्च सदन था। ठीक है, और राज्य परिषद जैसे राज्यसभा आजकल उच्च सदन होती है, लेकिन उस टाइम राज्य परिषद क्या होती थी? निम्न सदन होती थी, उल्टा था। फिर संघीय विधायिका में ऊपरी सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, जबकि निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था। बिल्कुल सही, यह भी उल्टा सिस्टम था। आजकल क्या होता है, जो उच्च सदन होता है ना, जैसे राज्यसभा है, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जो आपका निम्न सदन होता है उसमें होते हैं आपके जो लोकसभा जैसे, उसमें होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन उस टाइम उल्टा था। उस टाइम जो ऊपरी सदन है उसमें तो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, और जो निम्न सदन है उसमें अप्रत्यक्ष, उल्टा था, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, फिर अगला कि संघीय विधानसभा के सदस्य की संख्या 375, और जो संघीय विधानसभा यानी कि कौन सा सदन हो गया? विधानसभा उच्च सदन, उसमें जो है आपके, एक मिनट, विधानसभा में सदस्य संख्या 375 और कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। और जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट थी निम्न सदन, इसका जो है कार्यकाल था 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष, ध्यान रखना। और इसमें सदस्य संख्या थी 145। सदस्य संख्या कितनी थी? 145। फिर राज्य परिषद में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 156 सदस्यों में से 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। 145 नहीं थी इसमें, शायद तक एक बार मैं याद कर लेता हूं कितनी थी इसमें। ये जो 145 नहीं थी, ये मैंने 1919 अधिनियम के हिसाब से बता दिया। इसमें थी 260। सदस्य संख्या कितनी थी? 260 थी। ये मेरे याद रह गया, 1919 अधिनियम। ठीक है, तो 260 थी इसमें। ठीक है, जिसमें से जो है 156 आपके ब्रिटिश प्रांतों से और 104 जो आपके क्या थे?
104 थे आपके रियासतों से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये वैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो है 6 जो आपके जो 156 सदस्य थे ना, उनमें से 6 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। 156 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे उसमें से कितने मनोनीत होते थे? 6 सदस्य मनोनीत होते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 1935 अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, इसमें से संगत क्या है? तो सबसे मेन बात मैं वापस बता देता हूं कि 1935 जो अधिनियम है ना, इसमें जो है देखो 1919 में क्या किया, 1919 में 2 भागों में शक्तियां बांटी थी, जो ऊपर हम चर्चा करके आ चुके हैं, जिसमें से जो है प्रांतों को तो कितने विषय थे? प्रांतों को 50 विषय, और जो आपके केंद्र था उसको कितने विषय मिले थे? केंद्र को मिले थे जो है 50 प्रांतों को मिल गए थे, और केंद्र को मिले थे 46 विषय, ठीक है, ऊपर पढ़कर आए यहाँ पर। अब बात होती है आपकी कि जो आपका 1935 अधिनियम है उसमें 3 शक्तियों को कितने 3 भागों में बांटा, और ये जैसे वर्तमान में 7वीं अनुसूची है, उस टाइम भी कौन सी अनुसूची में था? 7वीं अनुसूची में भी उसी टाइम था, ये भी ध्यान रखना। जो आपके 1935 के जो आपके शक्तियों का बंटवारा था 3 सूचियों में, वो पहली बार 1935 अधिनियम में हुआ, ठीक है, 3 भागों में, और वो जो है 7वीं अनुसूची में अभी भी है, वर्तमान संविधान में भी, और उस संविधान में भी कौन सी अनुसूची में थे? 7वीं में थे, ठीक है। इसमें जो संघ सूची है उसमें कितने विषय थे? 59 विषय, सही है। संवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे, ये ध्यान रखना। कितने विषय थे? 36। और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, इनको याद रख लेना। 1935 अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय, संवर्ती सूची में जो है 36 विषय, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी अवशिष्ट विषय या शक्तियां? अवशिष्ट शक्ति वो किसको थी? वायसराय को। और वायसराय को दूसरा नाम क्या है? गवर्नर जनरल को था, ठीक है। तो ध्यान रखना, संघ सूची में 59, संवर्ती में 36, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे 1935 अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, इस अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था, बिल्कुल सही। 1+6 का प्रावधान संघीय न्यायालय में था, कौन से अधिनियम में? 1935 में। एक सर्वोच्च न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल में नहीं की जा सकती थी। तो बिल्कुल ये गलत कथन है, क्यों? क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अगर मान लो कि जो आपका संघीय न्यायालय था उससे आप असहमत हो, तो इसके विरुद्ध आप ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल थी, उसमें जाकर क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। तो ये सर्वोच्च नहीं था। फिर इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया, बिल्कुल। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा? 1919 अधिनियम में। और हटाया कब गया? 1935 में। ध्यान रखना, द्विव सदन और द्वैध शासन में अंतर भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका 38वां क्वेश्चन बोल रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा? तो दास्ता का अधिकार पत्र 1935 अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा करता था? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपात की उद्घोषणा 1935 में कौन करता था? गवर्नर जनरल या वायसराय करता था। कौन सी धारा के तहत? धारा 102 के तहत। आजकल जैसे धारा 352, अनुच्छेद 352, 56 और 60 का काम है, उस टाइम कौन करता था? धारा 102 करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के आधार पर 1937 में जिन 11 प्रांतों में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए थे, उनमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई? तो देखो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1935 अधिनियम के तहत, और कब हुए? 1937 में हुए, ठीक है। कब हुए? 1937 में। इनमें से जो निर्वाचन में कितने में कांग्रेस ने सरकार बनाई? तो 8 जो ऐसे स्टेट थे जिनमें या प्रांत थे जिनमें जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? फिर ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व है, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। केंद्र में द्वैध 1935 में, प्रांतों में द्वैध 1919 में। नरेश मंडल की स्थापना ये 1919 में हुई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन बताओ। सबसे पहला 25 नवंबर 2023 को संपन्न ये चुनाव 16वीं विधानसभा के लिए 200 सीटों पर संपन्न हुए।
तो विधानसभा तो 16वीं थी लेकिन 199 सीटों पर ही हुए। कितने पर? 199, क्योंकि जो गंगानगर की करणपुर सीट है उस पर जो है चुनाव नहीं हुआ, ध्यान रखना। फिर विधानसभा चुनाव मतदान में 2018 की तुलना में 0.73% वृद्धि गई, बिल्कुल सही। सबसे अधिक मतदान हुआ कुशलगढ़ विधानसभा बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। कुशलगढ़ में सबसे अधिक मतदान और सबसे कम मतदान आहोर विधानसभा में हुआ। दोनों जो तथ्य याद आपको रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन बोला 37वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताओ। फिर राजस्थान ने 14 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जीते। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कौन से 37वें राष्ट्रीय जो है खेल है उनके संदर्भ में राजस्थान ने 14 स्वर्ण, 18 रजत और 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जीते। फिर राजस्थान ने पदक तालिका में 13वां स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? 13वां स्थान हासिल किया। तो ध्यान रखना 10वां नहीं किया। फिर स्वर्ण पदक विजेता मुकेश चौधरी का संबंध वुशु खेल से, बिल्कुल मुकेश चौधरी वुशु से संबंधित है। तो ये जो है इतने कथन इसके बारे में आप जो जान ले। क्वेश्चन नंबर 44। काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, नाम ध्यान रखना। काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार को जो है उससे किससे सम्मानित किया गया है? तो शैलेश लोढ़ा, जो अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता बनते हैं ना, तारक मेहता, उनको सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान, वापस ध्यान रखना, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल कर राजस्थान ने अमृत अवार्ड जीता है? तो उत्तर होगा आपका तीसरा। ठीक है, राजस्थान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान में तीसरा स्थान हासिल किया है और अमृत अवार्ड प्राप्त किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे विधानसभा चुनाव 2023 में स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? तो दिव्य कृति सिंह, और ये जो है घुड़सवार है, घुड़सवारी खेल से संबंधित है। किससे? घुड़सवारी खेल से संबंधित है। और घुड़सवारी में एक कैटेगरी होती है ड्रेसेज, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने वाले हीरालाल सामरिया का संबंध किस जिले से है? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना आपको, हीरालाल सामरिया डीग भरतपुर से संबंधित हैं। फिर है गुलाबी नगरी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर 2023 को मनाया गया? तो इतने पुराने क्वेश्चन पूछने थोड़े से कम चांस है लेकिन फिर भी आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकेगी? मतलब जो है किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 361(3) में कही गई है। ठीक है, कौन से में? अनुच्छेद 361(3) में। फिर राजस्थान का निम्न में से कौन सा राज्यपाल पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे? मतलब राजस्थान के राज्यपाल दिए हुए हैं और बोला है कि कौन से जो है राज्यपाल ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहले नहीं रहे। तो देखो संपूर्णानंद, ये आपके जो यूपी के जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे पहले। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल राजस्थान के, प्रथम राज्यपाल जो 1956 में बने थे, लेकिन उससे पहले ये 1955 में क्या रह चुके? दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, एम चन्ना रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। किसके? आंध्र प्रदेश के। तो शिवराज पाटिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पहले नहीं रहे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 59। 59वां क्वेश्चन बोल रहा है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य के विनिश्चय को विधि मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। और कौन निर्धारित करेगा कि कोई शक्ति राज्यपाल के विवेक के अनुसार है या नहीं? तो खुद राज्यपाल ही जो है, खुद राज्यपाल डिसाइड करेगा कि कोई जो मामला है वो उसके विवेक के अधीन है या नहीं है। और इस जो विवेकाधीन निर्णय उस पर कोई भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य संविधान में परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बनता है ऑप्शन नंबर 3। राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य जो है संविधान में परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 60। 60वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के दो ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत। ये दोनों जो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत। क्वेश्चन नंबर 61।
राजस्थान का राज्यपाल का निम्न में से किसका अतिरिक्त पदभार होता है? तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है ना, इसके साथ साथ क्या होता है, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है, उसका अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। राजस्थान स्काउट और गाइड का संरक्षक होता है, बिल्कुल। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। ये चारों पद भी राज्यपाल संभालता है, ध्यान रखना। राज्य सैनिक बोर्ड अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट और गाइड के संरक्षक, ठीक है, अध्यक्ष नहीं संरक्षक। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, उत्तर हो जाएगा आपका जगत नारायण, जगत नारायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्तियां निहित नहीं है? तो देखो, राजस्थान जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा को आहूत कर सकता है, मतलब सत्र स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। स्थगित करता है लोकसभा अध्यक्ष, कौन करता है? सॉरी, लोकसभा नहीं, विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो विधानसभा को जो है स्थगित करने का जो अधिकार राज्यपाल को नहीं होता। फिर विधानसभा के सत्रावसान की, मतलब सत्र का समापन की घोषणा भी करता है, सत्र के समापन की घोषणा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो जो वैसे मैं डिटेल से बता चुका, वापस बता देता हूं। जो आपके सबसे पहले संपूर्णानंद ने घोषणा की थी, संपूर्णानंद पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था, डेट में पहले जो जिक्र कर चुका क्लासों में, 1967 में लगा था ये। उस समय जो है कौन थे लगाने वाले? संपूर्णानंद। उसके बाद में जो आपका लगा वेदपाल त्यागी के काल में, ठीक है। इसके अलावा और भी थे, लेकिन लगाया किसने वो बता रहा हूं मैं, वेदपाल त्यागी ने लगाया 1977 में, ठीक है। फिर जो आपका रघुकुल तिलक थे, उन्होंने तीसरा लगाया, रघुकुल तिलक ने लगाया आपका 1980 वाला। और लास्ट वाला एम चन्ना रेड्डी ने लगाया, एम चन्ना रेड्डी ने कौन सा लगाया? 1992-93 वाला। तो उत्तर तीसरा का पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा रघुकुल तिलक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित, मतलब राज्य विधानमंडल है, उससे कोई पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ देखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन बताओ। मतलब राज्य विधानमंडल में कोई जो है कानून या विधेयक पास हुआ है, वो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो 3 कारण देखो। यदि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो भेज सकता है राष्ट्रपति को। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकता है। यदि वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तो भी वो किसको भेज सकता है? राष्ट्रपति को भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए महाद्वीपों को। तो सबसे बड़ा आपको पता है कौन है? एशिया, ठीक है। एशिया के बाद में अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में जो है आपका क्या आता है, ऊपर लिख देता हूं, दक्षिण अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका, और उसके बाद में यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही बैठता है, क्योंकि यूरोप जो है अटलांटिका से बड़ा नहीं है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से बड़ा नहीं है, और यूरोप जो है अंटार्कटिका से बड़ा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से जो है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांकगुआ, ठीक है। किलिमंजारो किसका है? अफ्रीका का उच्चतम शिखर। एलब्रुस है यूरोप का, और माउंट कोसिस्को है आपका ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। और भूमध्य और मकर रेखा दोनों किससे गुजरती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, इधर नदियां और इधर कौन से महाद्वीप में वो बताना है। तो यांगत्से नदी जो है आपकी एशिया में, चाइना में, बिल्कुल। नील नदी अफ्रीका में, बिल्कुल। अमेजन नदी जो है आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, विश्व की दूसरे सबसे बड़ी नदी और जो है सबसे चौड़ी नदी, ठीक है। पो नदी है आपकी यूरोप में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अमेजन आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर है विश्व की सबसे खारी झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील है वान झील। और वान झील आपकी कहां पर है? तो ये वान झील आपकी है, एक मिनट,
और जो ये वान जिला आपकी ये है तुर्की में। कहां पर? तुर्की में। तो ध्यान रखना ये एशिया में ही है। कहां पर है? एशिया में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। तो माउंट कुक न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। एलबुर्ज आपका ईरान में। कहां पर है? ईरान में, ध्यान रखना। अराकाना योमा ये म्यांमार में है, जो अपना बर्मा जो अपना पड़ोसी देश है। और एटलस है आपका मोरक्को में। कहां पर? मोरक्को में। अगला क्वेश्चन नंबर, एटलस यूरोप में आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि। मैगेलन जल संधि क्या है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भी कहां पर है? दक्षिण में। तो कुल मिला के क्या? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत को किससे? अटलांटिक से जोड़ती है। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी? जो अटलांटिक सागर से जोड़ती है। किससे? अटलांटिक से, जिब्राल्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है? चारों गोलार्धों का मतलब क्या हो गया? जैसे ये पृथ्वी है, ये एक तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। जो ये दोनों रेखाएं ये काटती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों गोलार्धों में स्थित है। ध्यान रखना। फिर आटाकामा नामक मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आटाकामा है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन नंबर 75, भारत के अंटार्कटिका पर जो कौन से शोध केंद्र स्थापित नहीं है? तो अंटार्कटिका में जो है भारत के शोध केंद्रों के नाम ध्यान रखना। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती इंपोर्टेंट बनते हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है अंटार्कटिका में भारत के क्या है? जो है शोध केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 76, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में जो है कालगुर्गी और कुल्गार्डी ये विश्व की जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खाने हैं? तो सोने के लिए। ध्यान रखना, कालगुर्गी और कुल्गार्डी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में और सोने के लिए प्रसिद्ध है। फिर दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल आबद्ध है? मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन सी है जहां पर जो है समुद्र के किनारे टच नहीं होते? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। बोलीविया और प्रागवे दो ऐसे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं और जो है स्थल आबद्ध है, मतलब जो है समुद्र से जो है दूर स्थित है। फिर ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है नीचे होता है, वर्ल्ड मैप में नीचे की साइड मतलब डाउन साइड होता है। तो डाउन्स होते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा आपका डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 79, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी? तो ये है एंडीज पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना, एंडीज। ठीक है। जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से एंडीज जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और ये कहां पर है? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूराल जो है आपकी एशिया को जो है अफ्रीका जो यूरोप से अलग करती है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप को। अब 20 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों के लिए होता है जो हमारे जीवन काल में होते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो डगलस व हॉलैंड ने ये परिभाषा दी कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों के लिए होता है जो हमारे जीवन काल में होते हैं। फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन सा मनोविज्ञान? आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है आपके विलियम वुड। और इन्होंने विलियम वुड ने 1879 में जो है सबसे पहले जो है प्रयोगशाला स्थापित की थी लिपजिंग में। ठीक है, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। यह परिभाषा आपकी वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का और फिर व्यवहार के साथ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान से। ठीक है, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो या मनोविज्ञान, वर्तमान में ये दोनों के दोनों व्यवहार पर आधारित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 85 शिक्षा जो है असुमेलित बताना है आपको। कथन दिए हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो यह बात स्किनर ने कही। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक का सीखने के लिए अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यह बात क्रो एंड क्रो ने कही। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। यह बात आपकी पील ने नहीं कही, स्टीफन ने कही। किसने कही? स्टीफन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन बोल रहा है
आधुनिक काल में प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। किसको? थॉर्नडाइक को जो है प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, विद्यात्मक यानी विधायक विज्ञान भी है, ध्यान रखना, विधायक विज्ञान भी है, और मानक विज्ञान नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, बिल्कुल है, मानक विज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए निम्न में से क्या समझने में सहायता करता है? तो मूल्यांकन की नवीन विधियां, बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ, बिल्कुल, बालकों को समझना, बिल्कुल, तीनों ही चीजें जो है शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए जो है समझने में मदद करता है। फिर आपका शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित है? समाज जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना। अधिगम करने वाला यानी कि जो है अधिगम करता, जैसे विद्यार्थी होता है, अधिगम की प्रक्रिया, बिल्कुल, और अधिगम की स्थिति यानी अधिगम की जो परिस्थितियां वो भी शामिल है। अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम करता शामिल है, समाज शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है आपकी क्या है? ट्रो की। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का परिभाषा है, शायद ये स्टीफन की है। ठीक है, अभी एक बार क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट। तो ये जो परिभाषा आपकी ट्रो की है, ध्यान रखना, किसकी है? ट्रो की। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? सबसे पहला, इसमें वर्तमान में ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। फिर इसके सिद्धांतों व नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, गलत बात। सिद्धांतों व नियमों में जो है निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, तो परिवर्तन क्या है? संभव है, तो ये गलत हो गया। फिर इसमें व्यवहार के अध्ययन है, तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, बिल्कुल, सार्वभौमिक रूप से मतलब अगर भारत में स्वीकार्य है तो अमेरिका में उसी टाइप से स्वीकार्य होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करो। शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक और मानकीय विज्ञान है, तो गलत। धनात्मक तो है लेकिन मानकीय नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है, बिल्कुल, अभी भी इसका विकास हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार पूर्वक व सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो मानकीय विज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करो और सही कूट का चयन करो। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण, अधिगम और अधिकता का अध्ययन है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है, बिल्कुल नहीं। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान आता है, ध्यान रखना। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान होता है, तो सामान्य मनोविज्ञान से छोटा क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर संपर्क निर्माण, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख घटक है, बिल्कुल, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ध्यान रखना, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान आता है, इसलिए व्यापक जो ज्यादा कौन सा है? सामान्य मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन बताओ। सबसे पहले, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, तो ये जो है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी शब्द है, इसकी जो है उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध नहीं है आपका, क्योंकि अभी भी जो है इसमें क्या है, जो है आगे प्रगति हो रही है और धीरे धीरे जो है जो इसमें गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर किया जा रहा है। फिर आता है अगला कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की कमजोरियों व असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल नहीं करता। जो विद्यार्थियों की कमजोरियां और असफलताएं उनको जो है सामने लाने का काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, वंशाक्रम वातावरण आता है, व्यक्तिगत भिन्नता आता है, अधिगम प्रक्रिया आता है, लेकिन पारेंद्रिय ज्ञान नहीं आता, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करो। सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग नगर में हुई, बिल्कुल, जर्मनी में ये लिपजिंग नगर है, वहां पर हुई। फिर मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया, बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षा होती है मनोविज्ञान में। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सबसे पहला स्मृति, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बिल्कुल। संवेगात्मक विकास, बिल्कुल। शाला मानचित्रण का जो है शिक्षा मनोविज्ञान में कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो एलिस क्रो की है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त हुए मानव सिद्धांतों का प्रयोग को प्रस्तुत करता है और शिक्षण अधिगम को प्रभावित
करता है। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देख लो लास्ट। शिक्षा मनोविज्ञान में जो है संबंध त्रयी का विकास किसने किया? तो संबंध त्रयी का विकास रायबरन ने किया। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक प्रकार का विधायक विज्ञान है। ऑप्शन के हिसाब से ना तो नियामक विज्ञान है, ना सैद्धांतिक है, ना निषेधात्मक है। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होगा विधायक। इसके अलावा ये अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, ध्यान रखना, अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 100 क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलो